Meghwal ji, the Honourable Minister of State with independent charge, Ministry of Law and Justice, Government of India. Shri Arjun Ram Meghwal ji has made significant contributions in various ministerial roles over the past 10 years. And as the current Minister of Law and Justice, Meghwal ji has overseen the passage of several crucial laws in the Parliament. So let's put our hands together to welcome Shri Arjun Ram Meghwal ji for his address. धन्यवाद जी। अभी शोभा जी के बाद भाषण देने की इच्छा कम हो रही है। शोभा जी ने भाषण अच्छा दिया ना, तो आप ताली बजा के स्वागत कर सकते हैं। आज का ये कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई द्वारा आयोजित, जिसमें उद्यमी भारत, ये आपने एक टाइटल रखा है, और मुझे जो टॉपिक दिया है लीगल रिफॉर्म्स इन द एमएसएमई इकोसिस्टम। इसके लिए जो आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे माननीय जीतन राम जी मान जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर एमएसएमई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मंच पर उपस्थित हमारे एमएसएमई में राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे, ये सी इज फ्रॉम कर्नाटका, लेकिन हिंदी बोल के आपको लगा होगा कि नहीं, और महिलाओं की बात भी जोरदार की इन्होंने, है बहुत अच्छी की, तो फिर बजाओ ताली, क्या है। जस्टिस हेमंत गुप्ता जी, जो हमारे फॉर्मर जज सुप्रीम कोर्ट के भी रहे, आजकल चेयरमैन हैं इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के। हमें इंडिया को आर्बिट्रेशन हब बनाना है, उसमें इनका बड़ा रोल है, हमारे जज साहब हेमंत गुप्ता जी का। हमारे एमएसएमई मंत्रालय के सेक्रेटरी श्री SCL दास साहब, और मेरे मंत्रालय में ही सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस में डॉक्टर राजीव मणि जी, और हमारे कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक के श्री ऑगस्टे तानो कोमे, इनके लिए भी जोरदार ताली बजा के इनका भी आप स्वागत करें। आप सब उपस्थित इस अवसर पर मातृशक्ति भी, पत्रकार साथी भी, उद्यमी बंधु भी, सबको नमस्कार। मैं जैसे अभी शोभा जी ने कहा, मैं ज्यादा समय नहीं लेने वाला, लेकिन 3-4 चीजें आपको कहने वाला हूं। देखिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में एमएसएमई का बड़ा रोल, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। जीडीपी में एमएसएमई का बड़ा रोल, इसको भी कोई नकार नहीं सकता। एक्सपोर्ट में भी एमएसएमई का बड़ा रोल, इसको भी कोई इग्नोर नहीं कर सकता। इन सब के बावजूद जब हम एमएसएमई के साथ बैठते हैं, लोगों के साथ, तो वो कुछ अपनी समस्याएं बताते हैं, और उन समस्याओं का समाधान करना सरकार का काम है, सरकार का दायित्व। क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो संवेदनशील सरकार है। और जैसे अभी शोभा जी ने कहा कि हमें इकोनॉमी की साइज बढ़ानी भी है, और जब मोदी जी आए थे 2014 में, तब हम इकोनॉमिक की साइज के मामले में 11वें नंबर पे थे, और आज जब हम 2024 में बात कर रहे हैं, तो हम 11वें नंबर से 5वें नंबर पे आगे इंग्लैंड को पछाड़ करके, तो ये हमारी उपलब्धि भी है। और आने वाले समय में जब हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे, तो 2 ऐसे महत्वपूर्ण देश हैं जिनको पछाड़ करके ही बनेंगे, एक जर्मनी है और एक जापान है। तो ये बड़ी उपलब्धि हमारी रहने वाली है, इस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। जैसे मैंने कहा कि एमएसएमई की योगदान को कोई नकार नहीं सकता, लेकिन अभी जो एज चल रही है, उसके बारे में मैं बात करूं तो जनरली लोग उसको बोलते हैं कि नाउ इट इज ए एरा ऑफ द इंडस्ट्री 4.0। आप सही, मैं सही बोल रहा हूं? नाउ वी हैव एंटर्ड into the era of the industry 4.0. Am I right? तो मैं आपसे पूछूं
इंडस्ट्री 1.0 कब था? किसी को जानकारी? चलो मैं ही बता देता हूं। दुनिया में जब स्टीम का आविष्कार हुआ, उससे पहले ऐसा तो है नहीं कि ट्रेड होता नहीं था। ट्रेड भी था, बिजनेस भी था, आर्टिजन भी थे, हैंडलूम का जमाना भी था, सब लोग काम करते थे, बार्टर सिस्टम भी था। लेकिन जब अब इंडस्ट्री 1.0 का दुनिया ने, तो वो ईयर था 1780, और 1780 में, जिसको हम कई बार 18वीं शताब्दी भी कह देते हैं, उसमें मशीनीकरण हुआ, स्टीम इंजन, पावरलूम, इनका होते ही जो हमारे प्लानर थे, वर्ल्ड ट्रेड में जो डील करते थे, उन्होंने कहा नाउ इट इज ए इंडस्ट्री 1.0, और वो काफी समय तक चला। उसका बाद जैसे ही एक नया युग आया, उस युग का नाम हम कहते हैं कि जिसको हमने कहा, या हमारे लोगों ने कहा, प्लानर ने कहा, इंडस्ट्री 2.0। वो जब आया जब हमने इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया, और जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया, हमारा ऑटोमाइजेशन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, ट्रेड भी बढ़ा, कंपटीशन भी बढ़ा, क्वालिटी में भी सुधार आया, काम के घंटे भी तय हुए, लेबर वेलफेयर के भी काम आया। तो ये सब इस एज को उन लोगों ने कहा कि इट इज ए इंडस्ट्री 2.0। और जैसे ही हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में प्रवेश किया, तो उन्होंने कहा कि अब ये इंडस्ट्री 3.0 है। लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश करते समय बहुत सी चीजों का विरोध भी हुआ था। जैसे कंप्यूटर आया तो लोगों ने कहा हम बेरोजगार हो जाएंगे, कहा था ना उस समय, बहुत लोगों ने कहा। लेकिन आज कल्पना करो कि कंप्यूटर नहीं होता तो आप घर बैठे देख सकते थे कि वो ट्रेन लेट आ रही है, समय पर है। कंप्यूटर नहीं होता तो आप अपने घर बैठे रिजर्वेशन करा सकते थे क्या? इसलिए कंप्यूटर भी जरूरी था, ईज ऑफ लिविंग के लिए भी जरूरी था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी जरूरी था। लेकिन उस समय विरोध हुआ, लेकिन समय आगे निकल गया। अब वी हैव एंटर इनटू द इंडस्ट्री 4.0, और इसमें भी कुछ लोग लेख लिख रहे हैं, कुछ आपको भी चेता रहे हैं, कुछ आर्टिकल भी लिख रहे हैं। लेकिन हम आइसोलेशन में नहीं जी सकते, या जी सकते हैं? अगर वर्ल्ड के लोग इंडस्ट्री 4.0 में एंटर हो गए हैं, तो हम क्या हाथ में हाथ धरा लेकर बैठ सकते हैं क्या? अब कुछ लोग मेरे पास आते हैं, क्योंकि मैंने कई मंत्रालय में काम किया, तो कई लोगों को मैं जानता हूं। तो हैवी इंडस्ट्री में जब मैं था, और जब मैं फाइनेंस में था, तो कुछ लोग जुड़े हुए थे। अभी सीए इंस्टीट्यूट के लोग भी आए, सीएस वाले भी आए, कि सब कुछ लोग कहते हैं कि बिना ड्राइवर के गाड़ी चलेगी क्या? तो ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अब इसको हम रोक तो नहीं सकते ना। तो बोला क्या फिर ड्राइवर बेरोजगार हो जाएंगे? अरे भाई, कंप्यूटर भी आया था तब भी ऐसी कुछ लोगों ने कल्पना की थी। लेकिन ये सब चीजें साथ चलेगी, लेकिन हम इंडस्ट्री 4.0 को रोक नहीं पाएंगे। आपके इस एमएसएमई सेक्टर में भी प्रवेश कर गया है, करा कि नहीं करा? आप इंडस्ट्री 4.0 में जो मेजर पोर्शन है वो है रोबोटिक्स। हो सकता है आपके कम आया, लेकिन कई जगह आ गया होगा। दूसरा है 3D प्रिंटिंग, ये तो आप यूज भी करते हो। आज जितने पुल बन रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी काम आ रही है। 3D प्रिंटिंग, मशीन लर्निंग, ये आप भी यूज करते हो, कई जगह करते हो नहीं करते बताओ? IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग, ये भी आप करते हो नहीं करते हो? आपके जीवन में आ गया है IoT, और ब्लॉकचेन, ये भी आ गया। नहीं आया क्या? चैटिंग में आ गया, और आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गई, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई। तो जब आपके जीवन में आ गई, तो इन सब चीजों को सोचते हुए हमें कुछ अच्छे सुझाव दो, जिससे हम नीतियां बनाते समय जो एक पैरामीटर प्रधानमंत्री जी ने सोचा है कि एमएसएमई सेक्टर की बढ़ोतरी से
हम दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी तेजी से बढ़ सकते हैं। ऐसा ही एमएसएमई डे पे विचार करने की जरूरत है। तो इस संबंध में आप कुछ सुझाव दीजिए तो हम जरूर कुछ करने की सोचेंगे, क्योंकि मुझे सब्जेक्ट दूसरा दिया था तो मैंने कहा मैं पहले इस सब्जेक्ट पे बोल दूं। तो आपको ये सब्जेक्ट ठीक लगा मेरा? अच्छा लगा तो फिर ताली बजा दो यार। अच्छा लगा इसमें तो अच्छा लगा तो बजा नहीं क्यों? क्यों शोभा जी? अब देखिए दूसरे विषय में मैं आता हूं। अब मैं आपको हमारे लीगल फ्रेमवर्क, हमने कुछ अमेंडमेंट किए हैं, कुछ हमारे राजीव मणि जी बताएंगे, कुछ हेमंत गुप्ता जी बताएंगे। एक हमने एडीआर को बहुत जोर दिया है। एडीआर का मतलब है अल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म रेजोल्यूशन करके है। उसमें आर्बिट्रेशन भी आ रहा है, उसमें मीडिएशन भी आ रहा है। अब आप देखिए दो परिवार भाई भाई लड़ रहे हैं, हमारे पास ऐसे मुफ्त में आते हैं, हमें लॉ में भी कई बार परमिशन भी देनी पड़ती है। किसी ने पार्टनरशिप खोली, किसी ने कंपनी खोली, भाई भाई लड़ रहे हैं। और कहां से लड़ रहे हैं? सबऑर्डिनेट कोर्ट से लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। हमने अब कहा है मीडिएशन काउंसिल के माध्यम से, हमने पार्लियामेंट में एक्ट पास कर दिया है। हमने कहा हम एक लिस्ट बना देंगे कि ये हमारे मीडिएटर है देश में, उसमें जो भी उपलब्ध मीडिएटर है, अगर दोनों पक्ष स्वीकार करते हैं तो बैठ करके आप समझौता करो, उसमें लीगल फोर्स होगी, कोर्ट जैसी वैल्यू रखेगी। ये बहुत बड़ा चेंज किया है मोदी जी ने आपके लिए, ये बहुत बड़ा चेंज किया है। नहीं तो आप लड़ ही रहो, कोर्ट में जाना है, सुप्रीम कोर्ट में जाना है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो रिवीजन में जाना है। ये स्थिति हमने देखी भी है और इसका फायदा पीएसयू में भी मिलेगा। 2 पीएसयू है, किसी ब्रिज में कोई ब्रिज का ठेका लिया, दोनों पीएसयू गवर्नमेंट के, वो बोल रहे हैं इसने टेंडर गलत ले लिया या कंडीशन गलत डाल दी, वो भी लड़ रहा है और दूसरा पीएसयू भी लड़ रहा है। भारत सरकार के पीएसयू हैं, फीस जा रही है, समय भी बर्बाद हो रहा है, बड़े बड़े वकील खड़े हो रहे हैं। तो उनमें मीडिएशन या आर्बिट्रेशन से, एडीआर के माध्यम से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है ना, हो सकता है। इसी दिशा में हमने आगे कदम बढ़ाए हैं। आगे जो बड़ा विषय मैं लेने वाला हूं, जिसको हेमंत गुप्ता जी लेंगे, वो है इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का। हम इंडिया को आर्बिट्रेशन हब भी बनाना चाहते हैं। इसके लिए हमारा जो कंप्लायंस बर्डन है उसको हमने कम करने का प्रयास किया है। बहुत से ऐसे, हमारा एक कानून था विवाद से विश्वास, देखा था किसी ने क्या या नहीं देखा? देखा था ना। उसमें ऐसे छोटे छोटे अपराध थे जिससे आपको सजा हो जाती थी, जुर्माना लग जाता था। जैसे लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, अब आपके किसी में एमएसएमई काम आता होगा, किसी में नहीं आता होगा, लेकिन कोई न कोई वेविंग मशीन या वेविंग चीज रहती है या वेट एंड मेजर रहता है। बोला इसमें आपने सील नहीं लगाई, आपने समय पर नहीं देखा, तो कोई इंस्पेक्टर आकर कोई आपके जुर्माना लगा सकता था। अब आपके जुर्माना नहीं लगाएगा भैया, ये हमने बंद कर दिया। भाई ये क्या है आपका, ये क्यों आप करते हो ऐसा? ऐसे ही आपके कलेक्शन ऑफ स्टेटिक्स में कि आपने ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी, हमें जरूरत थी, आपको जुर्माना कोई ठोक सकता था, सजा भी कर सकता था। ये सब हमने डीक्रिमिनलाइज किए हैं जी आपके, इसमें क्रिमिनल आपको सजा का प्रावधान थे, सब हमने बंद किए हैं। आपका इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट में, ये क्या इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1889 से बना हुआ था कि अगर कोई पोस्ट कार्ड और गलती से कोई आपका पार्सल, ये अगर आपका किसी वजह से बैरंग लौट आया तो आपको सजा थी। ये आपको जानकारी थी या नहीं थी? किसी जमाने में जरूरत नहीं होगी, लेकिन किसी ने देखा नहीं, मोदी जी ने देखा, बोला यार इसमें क्या कोई हो गया होगा, बैरिंग लौट गया होगा, एड्रेस गलत हो गया होगा, इस जमाने में इसको एक्ट की क्या जरूरत है? ऐसे ही बिना इजाजत के आप चाय की खेती नहीं कर सकते। भाई अंग्रेजों को उस समय जरूरत थी, लेकिन अब इसकी जरूरत है क्या? तो ऐसे हमने आपके लिए कह रहा हूं, हमने 1572 ऐसे कानून समाप्त कर दिए हैं जो जरूरत के नहीं। वो आपके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग आपको बढ़ाएंगे। इसमें ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्ट भी है, पब्लिक डेट एक्ट भी है, फार्मेसी एक्ट भी है, कॉपीराइट एक्ट भी है,
पेटेंट एक्ट भी है, ट्रेडमार्क एक्ट भी है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट भी है, द एनवायरमेंट एक्ट भी है, द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसे कई आपको चीजें हमको मैंने अब सुधार किया है जो आपके काम आने वाले हैं। एक बड़ा, क्योंकि आप मंत्री जी भी बोलने वाले हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक बड़ा जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है न्यू क्रिमिनल लॉज। इसमें अमेंडमेंट हुए, चर्चा की, कंसल्टेशन किया, सभी राज्यों से सुझाव मांगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सुझाव मांगे, जितने भी हाई कोर्ट है उनसे सुझाव मांगे, जितने भी आपके एसोसिएशन है, चैम्बर है, सबसे सुझाव मांगे। 800 से ज्यादा, 800 के आसपास हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, लोकसभा राज्यसभा सबसे सुझाव मांगे। 142 एमपी के सुझाव भी आए हैं। ऐसा नहीं है, कंसल्टेशन प्रोसेस हमने पूरा किया है, पूरा करके और फिर करीब 50 मीटिंगें हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने फॉर्मल ली और 100 से ज्यादा इनफॉर्मल मीटिंग ली। इंट्रोडक्शन जब इसको लोकसभा में हुआ तो लोगों ने कहा इसको कमेटी में भेजो, तो हमने कमेटी में भेजा। कमेटी में भेज करके जो सुझाव आए इनको भी इनकॉर्पोरेट किया। लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हुआ, राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर हुए, अब नोटिफिकेशन जारी हो गया। आपके यहाँ भी कुछ लोग ऐसा कहते होंगे, जैसे कई सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं कि साहब इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, पीछे बढ़ाओ, कंसल्टेशन नहीं किया। ये आपके डायरेक्ट संपर्क में तो नहीं है, लेकिन अगर आपके किसी फैक्ट्री आप छोटी चला रहे हो और कोई इंडस्ट्री चला रहे हो, किसी लेबर के साथ झगड़ा हो गया, किसी और के साथ हो गया, फायर इक्विपमेंट के कारण हो गया, किसी के कारण हो गया, तो कहीं आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट आपके कहीं कहीं लागू होते थे। अब ये आईपीसी जो इंडियन पिनल कोड है, ये भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाएगा, जिसको हम शॉर्ट टर्म में बीएनएस कहेंगे। जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जाना जाएगा, जिसको हम बीएनएसएस कहेंगे। और इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहेंगे। अंग्रेजों को भारतीय नागरिकों को दंड देना था, इसलिए वो भारतीय दंड संहिता लेकर के आई। नरेंद्र मोदी जी को न्याय देना है, इसलिए वो भारतीय न्याय संहिता लेकर के आए। इसकी स्पिरिट को आपको समझना है, स्पिरिट को समझना है। और हमने इसमें ट्रेनिंग कराई है, एफएसएल के लेबोरेटरीज की चीजें बढ़ाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। बीपीआरडी इस संबंध में बड़ा काम कर रहा है, गृह मंत्रालय लगा हुआ, हमारा लॉ एंड जस्टिस लगे हुए। हमने कई वर्कशॉप किए हैं। दिल्ली में जो वर्कशॉप किया शायद यहीं किया था राजीव मणि जी, या कहीं किया था, इसी सेंटर में किया था, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए थे। उन्होंने भी तीनों कानूनों की सराहना की कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अच्छा स्टेप है, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट में क्राउन शब्द अभी से लगा हुआ था, मैजेस्टिक शब्द अभी लगा हुआ था, जूरी, प्रिवी काउंसिल, इनकी जरूरत थी क्या? किसी ने सोचा ही नहीं। उसके बाद हमने कलकत्ता कॉन्फ्रेंस की, हमने गुवाहाटी कॉन्फ्रेंस की, हम शायद चेन्नई कॉन्फ्रेंस करके आ गए, और अब हम 30 तारीख को फाइनली मुंबई में कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसमें विभिन्न हाईकोर्टों के चीफ जस्टिस भी रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश भी रहते हैं, एडवोकेट फ्रेटर्निटी भी रहती है, जो पुलिस पर्सनल जो इसको लागू करेंगे वो भी रहते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग भी रहते हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को भी बुलाते हैं कि भाई आप भी कोई सुझाव है तो दे दो। अभी तक कोई सुझाव आता है तो हम उसको इनकॉर्पोरेट भी करने की कोशिश करते हैं। अब लेकिन 1 जुलाई से ही लागू होगा, क्योंकि यही समय सही समय है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। और इसका जिक्र आज राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में भी कहा।